फाइनल ABST के स्टूडेंट के लिए, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए IFRS पेपर के अंतर्गत अब तक हम IFRS क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको इंडियन AS जो है वो समझा दिया था कि किस तरीके से उसको बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। अब हम हमारे सिलेबस की यूनिट नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत IFRS 2 दैट इज शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर आधारित भुगतान के बारे में समझेंगे और इसे नाम दिया गया है इंडियन AS 102। भी हमारे इंडिया में जो AS बनाया गया है IFRS की लाइन में पैरेलल में, वो इंडियन AS 102 है। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल आज आपको IFRS 2 कब अप्लाई होता है, क्या इसका स्कोप है कि किस किस पे IFRS को 2 अप्लाई होगा और किस सिचुएशन में IFRS 2 अप्लाई नहीं होगा, इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होगा, किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, और इस सबको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से IFRS 2 आज हम डिस्कस करेंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट IFRS 2 जो है वो अप्लाई कब होता है, गुड्स एंड सर्विसेज जब एक्वायर्ड होती हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज जब एक्वायर्ड की जाती हैं तो मोड ऑफ पेमेंट या तो कैश होगा या फिर चेक होगा। गुड्स एंड सर्विसेज को अपन ने अप्लाई करा तो मोड ऑफ पेमेंट या तो कैश या चेक के माध्यम से, क्रेडिट है तो फिर आप चेक दे देंगे तो बैंक के माध्यम से। लेकिन जब गुड्स एंड सर्विसेज कैश या बैंक जो है वो मोड ऑफ पेमेंट नहीं होता है, जबकि जो ट्रांजैक्शन मीडियम होता है वो होता है इक्विटी शेयर्स। मोड ऑफ पेमेंट किस में आ गया, इक्विटी शेयर्स में। एक एंटिटी दूसरी गुड्स या दूसरी एंटिटी से गुड्स एंड सर्विस लेती है और बदले में इशू करती है इक्विटी शेयर्स। तो गुड्स एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से लेगी, सर्विसेज लेती है एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से, या फिर हम बात करें कि एम्प्लॉयज जो है वो हम अपॉइंट करते हैं, इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करता है, तो कंपनसेशन जो वो पे करता है वो शेयर बेस्ड होता है। शेयर बेस्ड जो पेमेंट होता है वो हमें ध्यान रखना है। शेयर बेस्ड पेमेंट जो है वो दो तरीके से होगा, पहले इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, दूसरा है कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। दो तरीके से अप्लाई होगा, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट और कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं कि किसी भी गुड्स या सर्विस को एक्वायर करने के बदले में शेयर्स या फिर शेयर्स ऑप्शन। अब ये शेयर्स ऑप्शन क्या है, शेयर्स खरीदने का राइट, दैट इज ऑप्शन दिया जाता है। तो इसमें मोड ऑफ पेमेंट क्या हो गया, शेयर या फिर शेयर ऑप्शन, दैट इज इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। दूसरा है हमारा कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। तो गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड करें और पेमेंट भी कैश में ही करेंगे, लेकिन कैश में पेमेंट करने पे कितना पेमेंट करेंगे, उस पेमेंट की वैल्यू क्या होगी, वो पेमेंट आप कैसे निर्धारित करेंगे, तो वो पेमेंट उस डेट पे इक्विटी की क्या वैल्यू मार्केट में है, इक्विटी की वैल्यू के इक्विवेलेंट कैश देना, यानी इक्विटी की वैल्यू से लिंक करके कैश से पेमेंट दिया जाता है। यानी 10,000 इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू है उतना आपको कैश पेमेंट दे देंगे, वो भी कैश सेटलमेंट इक्विटी बेस्ड पेमेंट हो गए, कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट आ गए। तो ये भी हमारे IFRS 2 में कवर्ड होगा।
IFRS 2 में क्या कवर्ड नहीं हुआ कि आपने 10,000 रुपए बिना किसी वैल्यूएशन के ही दे दिए, तो कैश में ट्रांजेक्शन हो गया, वो आपका शेयर बेस्ड पेमेंट जो है वो नहीं कहलाएगा। तो इक्विटी सेटल्ड में गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं। गुड्स जो हैं वो असेट्स में, तो उसकी फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स कैन बी रिलायबली मेजर्ड, और सर्विसेज अगर यदि होगी तो थर्ड पार्टी से हमने सर्विसेज लिए या हमारे एम्प्लॉयज से लिए। थर्ड पार्टी से ली, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनसे क्या है कि हमने थर्ड पार्टी से सर्विसेज लिए, तो उनमें फ्यूचर वैल्यू कैन बी रिलायबली मेजर्ड, और एम्प्लॉय से अगर हमने लिए तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो है वह मेजर्ड होंगी। कहने का मतलब यहाँ पे अगर एम्प्लॉय से हमने सर्विसेज लिए तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सर्विसेज मेजर्ड करें, लेकिन ये चीज़ तो कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड हो सकती है, रिलायबली तो ये चीज़ हो ही नहीं पा रही है, तो उसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ इक्विटी इज यूज्ड, यानी एम्प्लॉय से यदि सर्विस रेंडर्ड की और बदले में उसे शेयर बेस्ड पेमेंट दिया जा रहा है, तो फेयर वैल्यू जो है वो सर्विसेज की तो आप रिलायबली मेजर्ड नहीं कर पाओगे, तो उस केस में क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इक्विटी इज यूज्ड। इक्विटी क्या है, इक्विटी शेयर है, उसकी मार्केट वैल्यू, और शेयर ऑप्शन है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, यानी एक एंटाइटी दूसरी एंटाइटी से गुड्स एंड सर्विसेज लेवे, वह शेयर्स इशू करती है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डीम्ड एज वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी मैं बार बार आपको कह रही हूँ वैल्यू ऑफ शेयर्स डिटरमाइन करेंगे आप, तो वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इज डीम्ड टू बी, मानी जाएगी। गुड्स जो हैं या तो हम नॉन करेंट असेट्स लें या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेंगे। जब हम नॉन करेंट असेट्स लेते हैं तो उसका अकाउंटिंग क्या है, बैलेंस शीट में हम उसको दिखा देते हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो कि हमारा परचेज माना जाता है तो वो P&L में जाएगा, और सर्विसेज अगर होगी तो अकाउंटिंग एज एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड सर्विसेज रिकॉर्डेड। इन सब में फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज रिकॉर्डेड। और एम्प्लॉय यदि है तो एम्प्लॉय के केस में यहाँ पे क्या है, इसोप करके यहाँ पे इसमें आपका एक नया टॉपिक आएगा। इसोप का फुल फॉर्म क्या होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको हम आगे नेक्स्ट जो मेरी क्लासेस होंगी IFRS की 2 की पार्ट 2, उसमें मैं आपको डिटेल्ड में समझाऊंगी इसोप से संबंध में। इसोप को समझने में हमें जो बातें समझनी पड़ेगी वो है ग्रांट डेट, शेयर प्राइस, वेस्टिंग या एक्सरसाइज डेट। सबसे पहले ग्रांट डेट क्या होगी, डेट ऑन विच कंपनी ऑफर द शेयर टू द एम्प्लॉय इज नोन एज ग्रांट डेट। और शेयर प्राइस क्या होगी, डेट एंड द प्राइस इज नॉन, उस दिन जो होगी वो शेयर प्राइस कहलाएगी। अब वेस्टिंग और एक्सरसाइज डेट जो है वो एक है, दैट इज स्पेसिफाइड डेट। ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट, इसके बीच का जो पीरियड है दैट इज नॉन एज वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग डेट, द डेट फ्रॉम विच द एम्प्लॉय एक्सरसाइज हिज ऑप्शन। एक्सरसाइज प्राइस, the price on which employee can purchase the share. So fair value of option is to be recognized to the vesting period. अब हमने ये कहा कि IFRS किस पे अप्लाई होगा, शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन है, इक्विटी सेटल्ड इन विच द एंटाइटी रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज एज कंसिडरेशन फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एंटाइटी इंक्लूडिंग शेयर और शेयर ऑप्शन। ये मैंने आपको भी बताया, इक्विटी सेटलमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट। कैश सेटल्ड जो है, इन विच द एंटाइटी रिसीव गुड्स और सर्विसेज बाय इनकरिंग अ लायबिलिटी टू द सप्लायर दैट द इज बेस्ड ऑन द प्राइस और वैल्यू, अभी मैंने बताया वैल्यू ऑफ द एंटाइटी शेयर्स और अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एंटाइटी,
और ट्रांजेक्शन इन विच द एंटाइटी रिसीव गुड्स और सर्विस and either the entity or supplier of those goods and service have a choice of setting the transaction in cash or equity instrument. अब ये किस पे अप्लाई नहीं होगा? ट्रांजेक्शन मैंने अभी आपको कहा स्कोप IFRS 2 अप्लाई और डज नॉट अप्लाई, तो किस पे अप्लाई नहीं होगा? ट्रांजेक्शन इन विच द एंटाइटी एक्वायर गुड्स एज पार्ट ऑफ द नेट असेट्स एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन टू विच IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑलरेडी अप्लाइड हो रहा है, तो वहाँ पे आपका IFRS 2 अप्लाई नहीं होगा. शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन इन विच द एंटाइटी रिसीव और एक्वायर गुड्स और सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्कोप ऑफ IAS 32, that is financial instrument presentation, and IAS 39 financial instrument recognition and measurement. यानी IAS 32 और IAS 39 के स्कोप पे IFRS 2 एप्लीकेबल नहीं होगा. और ट्रांजेक्शन विथ एन एम्प्लॉय इन हिज और हर कैपेसिटी एज अ होल्डर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खुद है. IFRS 2 ऑल्सो अप्लाई टू ट्रांसफर, किस पे हो रहा है? टू ट्रांसफर बाय शेयर होल्डर टू पार्टीज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज को अगर देता है दैट हैव ट्रांसफर्ड गुड्स और सर्विस टू द एंटाइटी. This would include transfer of equity instrument to the entity or fellow subsidiaries by the entity's parent entity to parties that have provided goods and services. साथ ही साथ also applies with an entity does not receive any specifically identifiable goods and services.